अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड चैनल के नए व्लॉग नेक्स्ट एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद आरिफ हुसैन। और इससे पहले कि मैं आज के व्लॉग की तरफ बढ़ूं, मैं क्विकली अपना तारुफ कराते चलता हूं। मेरा नाम सैयद आरिफ हुसैन है और मैं इस वक्त साइतामा यूनिवर्सिटी जापान के अंदर फर्स्ट ईयर डॉक्टोरल स्टूडेंट हूं। मैं पीएचडी कर रहा हूं और मेरे साथी जो कि आज यहाँ पे मौजूद नहीं है मेरे साथ, नवीद अंजम, वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और वो भी साइतामा यूनिवर्सिटी जापान अंडर हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू। इस वक्त नवीद मेरे साथ नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तान में आए हुए हैं, सेमेस्टर ब्रेक चल रही है जापान से। और जिस दिन मैं पाकिस्तान पहुंचा तो सेम डे से काफ़ी सारे मैसेजेस जो है वो रिसीव हो रहे हैं लोगों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की तरफ से कि क्योंकि नेक्स्ट यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप चंद ही हफ्तों के अंदर अनाउंस होने वाला है, मे बी एंड ऑफ मार्च और मे बी स्टार्ट ऑफ अप्रैल। तो उस सिलसिले में गाइडेंस पूछ रहे थे तो आई थॉट कि वाई नॉट हम एक प्रॉपर जो है वो व्लॉग बनाएं। तो नवीद भाई मौजूद नहीं है और मैं अपने घर में मौजूद हूँ, तो मैंने क्विकली सोचा कि इसके ऊपर जो है वो मैं एक व्लॉग कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि जिन जिन को जिस तरह की गाइडेंस चाहिए वो इससे ले सकें। तो नाजरीन, नेक्स्ट जो है बेसिकली आप में से कुछ को आइडिया होगा, शायद कुछ को आइडिया ना भी हो। तो नेक्स्ट जो है ये जापानीज़ गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है। नेक्स्ट बेसिकली जो है वो एक मिनिस्ट्री है आपकी जापान के अंदर, जो कि डील करती है डिफरेंट काइंड के स्कॉलरशिप्स को। ये बैचलर के स्कॉलरशिप देते हैं, ये मास्टर्स के देते हैं, ये पीएचडी के देते हैं, ये टीचर्स को स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो रिसर्च का फ़रोग है, कल्चर का फ़रोग है। और डेफिनेटली उस कल्चर के अंदर जब आते हैं तो हम एक्सपोजर होता है जो यहाँ से स्टूडेंट्स जापान जाते हैं तो उनके अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और जिसमें शायद रिसर्च उनकी सबसे पहला और बहुत जापानीज़ गवर्नमेंट के हाईली फंडेड स्कॉलरशिप में से एक स्कॉलरशिप है नेक्स्ट। आपको आइडिया होना चाहिए, जायका भी है, एडीबी के स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो ये नेक्स्ट भी जो है ये आप कह सकते हैं अमंग दी जो उनके टॉप प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स हैं उनमें एक है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं और नवीद हम दोनों यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं। तो इसके जो है बेसिकली दो चैनल्स हैं नेक्स्ट के। आप वाया एम्बेसी जा सकते हैं या आप वाया यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। मैं क्विकली दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी चैनल में ये होता है कि तकरीबन अगस्त में स्टार्ट हो जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट एडमिशन्स और ये चलते रहते हैं मे बी फेब तक। अभी भी शायद एंडिंग हो रही होगी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की। आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं इनटू सम जापानीज़ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी आपके साथ आपके इंटरव्यूज़ लेती है, आपको शॉर्ट लिस्ट करती है, आपसे फॉर्म फिल करवाती है। यूनिवर्सिटी आपके फॉर्म नेक्स्ट को भेजती है और नेक्स्ट अप्रूवल देता है आपकी रिकमेंडेशन की। और इसके बाद आपका जो नाम है वो एम्बेसी में आता है जो कि इस्लामाबाद में है और इनका हेड क्वार्टर कराची के अंदर है और एम्बेसी आपको वीज़ा जारी कर देती है। लेकिन जो एम्बेसी रिकमेंडेड है वो जिस तरह नाम बता रहा है तो इट्स बिट डिफरेंट प्रोसेस। एम्बेसी रिकमेंडेड में क्या होता है कि आप अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट एम्बेसी के अंदर आपकी जो है वो कोऑर्डिनेशन चलती है। मे बी कराची से करीब हैं आप, बलूचिस्तान और सिंध के लोग ज़्यादातर वो कराची के हेडक्वार्टर को प्रेफर कर रहे होते हैं जो उनकी कौंसलेट है। और बाकी सूबों के शायद हमारे पास इस्लामाबाद नज़दीक है, जिस तरह मैंने भी इस्लामाबाद में अप्लाई किया था। अब मैं आपको बताते चलूँ कि आज के व्लॉग के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करूँगा। मैंने नेक्स्ट के 2 इनटेक्स में अप्लाई किया हुआ है एम्बेसी रिकमेंडेड के। आपको एक चीज़ का और आइडिया होना चाहिए कि जब नेक्स्ट की नाम आता है तो अब जो नेक्स्ट आएगा दैट वुड बी नेक्स्ट 2021, यानी 2020 में जिस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करेंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट होते होते आप 21 में जाके जापानीज़ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना जो है वो स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट आएगा वो 2021 आएगा, यानी नेक्स्ट जिस साल अप्लाई कर रहे होते हैं जो उसका नाम होता है वो 1 साल प्लस होता है उससे। तो मैंने अप्लाई किया था नेक्स्ट 2019 और 2020 के नेक्स्ट में, यानी मैंने अप्लाई किया था 2018 में, उस वक्त नेक्स्ट 2019 चल रहा था और 2019 में किया था तो नेक्स्ट 2020 चल रहा था। 2018 के अंदर जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। फर्स्ट जो स्क्रीनिंग होती है जिसमें मेरे ख्याल में, अब मुझे नहीं आइडिया इस दफ़ा कितने करते हैं क्योंकि अब फिगर्स चेंज हो रही हैं। जिस तरह आपको पता होगा शायद कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड जो है वो बहुत ज़्यादा लोग गए हैं, हम जब गए हैं 2019 के अंदर। तो इसी तरह फिगर्स बदल रही हैं। जब मैं गया था तो मेरे ख्याल में टोटल शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स थे जो इस्लामाबाद के अंदर थे 45 या 47 के करीब थे और शायद कराची के अंदर 10-12 होंगे। तो मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था, फिर उनका टेस्ट हुआ था, मैंने टेस्ट क्लियर किया था एंड देन आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू एज वेल, जो कि वेरी नेक्स्ट डे इंटरव्यू हमारा हुआ था। और इंटरव्यू के अंदर मेरा जो प्रपोजल था दैट वाज रिलेटेड टू सी पैक
जो आपको पता होगा जो चाइनीज़ पाकिस्तान हम मिलकर जो है प्रोजेक्ट इस टाइम चल रहा है जो मेनली फंडेड बाय चाइनीज़ गवर्नमेंट है। तो और मैंने लैंग्वेज के अंदर शायद चाइनीज़ भी लिखा था क्योंकि मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ था। तो वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनके पास बड़े दो सॉलिड पॉइंट्स थे मुझे ये कन्विंस करने के लिए कि मुझे चाइना जाना चाहिए। नंबर वन, क्योंकि मेरी रिसर्च है ही सी पैक से रिलेटेड, तो आप वहाँ जाएं। और सेकंड, क्योंकि मुझे चाइनीज़ भी आती है। तो ये मैं बात करूँगा जब रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आऊँगा, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह, और लैंग्वेज जब हमने फिल करनी है तो बड़े की पॉइंट्स होंगे, हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल इंटरव्यू के अंदर समहाउ मैं शायद क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो मुझे रिग्रेट ईमेल आ गई थी। और रिग्रेट्स जितने भी आते हैं ये आपको कामयाबी की तरफ ही लेकर जा रहे होते हैं इनफैक्ट, बल्कि ये आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपकी डेफिशिएंट पॉइंट्स सामने आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि किन एरियाज़ में मैंने सही परफॉर्म शायद नहीं किया जो मुझे आगे करना चाहिए। बहरहाल जापान लाइक वन वाज माय ड्रीम डेस्टिनेशन जो मैंने बनाई हुई थी कि ये मतलब उनका कल्चर, मैं आगे बात करूंगा इनके ऊपर जाके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कि जापान क्यों होना चाहिए, बल्कि सवाल होता है इंटरव्यू के अंदर भी है और इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी है। तो मैंने 2019 के मैक्स्ट में दोबारा अप्लाई किया जो कि मैक्स 2020 था, यानी लास्ट ईयर मैंने अप्लाई किया अगेन। आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर टेस्ट, बट क्योंकि एट द सेम टाइम मेरा हो चुका था ऑलरेडी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड और मेरा वीज़ा भी मतलब प्रोसेस चल रहा था, तो मैंने उनको एक ईमेल कर दी थी कि मैं टेस्ट में अपीयर नहीं हूँगा, और मैंने साथ बता भी दिया था कि मेरा जो है वो ऑलरेडी मैक्स्ड हो चुका है। तो मतलब मुझे काफ़ी हद तक आइडिया है कि मे बी सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा, क्योंकि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो शायद उस वक्त आप नहीं सोचते कि मैं क्यों हुआ था, लेकिन जब आप इन केस रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको ज़रूर पता होता है कि किन पॉइंट्स के ऊपर मेरी जो है वो वीकनेस थी जिनको मुझे इंप्रूव करना चाहिए। तो मैं डिटेल में बात करूंगा इंटरव्यू के ऊपर, टेस्ट के ऊपर। तो अब चूंकि मैक्स एम्बेसी रिकमेंडेड के स्कॉलरशिप्स आने वाले हैं तो मैं आपको इसकी जनरल गाइडलाइंस दूंगा और हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ आएंगे। मेरे पास काफ़ी सारे डिटेल मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। पार्ट वन के अंदर हम सिंपली देखेंगे कि मैक्स की क्विकली गाइडलाइन, बेसिक कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, स्टाइपेंड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्म होता है। 2020 का मेरा ही फॉर्म है जो मैंने आपको बताया कि मैं नहीं हुआ था आगे जाके अपीयर, बट आई वाज शॉर्ट लिस्टेड। और इसके बाद हम बात करेंगे, ये मेरे पास मार्क्सशीट फॉर्म भी पड़ा है जो फिल करना होता है और आपने भेजना होता है। इसके बाद मेरे पास जो है वो इस व्लॉग को हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो है वो रिसर्च प्रपोजल, जो कि आई थिंक लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और स्क्रूटनी जब होती है तो इसको बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो 2-3 क्राइटेरियाज ही होते हैं जिनके ऊपर आपको ले लिया जाता है। मैं इन पर भी बात इंशाल्लाह इस व्लॉग के अंदर करूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दूसरों से मुनफरिद इनफरादियत पैदा कर देती हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट में बात कर रहा था तो हम रिसर्च प्रपोजल पे बात करेंगे, और फिर जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो मैं टेस्ट मेरे पास मौजूद हैं सैम्पल्स लास्ट ईयर के, मैं उन पर क्विकली बात करूँगा, और फिर मैं इंटरव्यू पे बात करूँगा जिसके ऊपर मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। और इसके बाद हम बात करेंगे आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होती है इंटरव्यू के बाद के, क्विकली जो गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, आई होप कि इंशाल्लाह आप क्वालिफाई करेंगे। तो गारंटी तो कोई नहीं दे सकता स्कॉलरशिप की, बट यस कुछ पॉइंट्स ज़रूर होते हैं जिन पर हम बात करेंगे कि जो चांसेस आपके बढ़ा सकते हैं। अगेन देयर इज़ नो गारंटी। तो मैक्स जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में आपका सारी प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी के थ्रू होगी, सब कुछ यूनिवर्सिटी आपको टेस्ट लेगी, इंटरव्यू लेगी, आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी, आपसे फॉर्म फिल करवाएगी, रिकमेंडेशन लेगी, यूनिवर्सिटी आपका लेटर मैक्स को भेजेगी। जापान के अंदर जापानीज़ एम्बेसी जो है वो आपका फॉर्म आपका सारा पैटर्न क्लियर करेगी, आपके नाम फाइनल भेजेगी एम्बेसी को, और एम्बेसी जो है वो आपको लेटर्स भेज देगी कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं। और फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ का टास्क दिया जाएगा कि आप अब मुझे कंफर्म नहीं है, मे बी 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको शायद टास्क मिलेगा कि आपने उसके अंदर जो है वो फिल करना होगा, आपका होगा लाइक क्वालिफाई करना होगा, एडमिशन लेना होगा उसमें से जिसको आप सिलेक्ट कर लें। और ज़्यादातर अप्रैल के अंदर जो है वो नेक्स्ट अप्रैल या एंड ऑफ मार्च स्टार्ट ऑफ अप्रैल के अंदर आपको एयर टिकट दी जाएगी। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट के एडवांटेजेस की तरफ, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट में डिस्कस कर लें ताकि आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाए कि यस ये वीडियो देखनी चाहिए। एक तो आपको एयर टिकट प्रोवाइड करेगी मैक्स्ट,
एक दफ़ा आने की और एक दफ़ा जब आप वापसी आ रहे होंगे, तो यानी 2 टिकट्स आपकी जो हैं वो आने और जाने की वो मैक्स की तरफ से होगी। हेल्थ इंश्योरेंस 70% कवरेज होगी मैक्स की। वैसे ज़रूरत नहीं होती, जापान के अंदर हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि मैं कुछ सफ़र कर रहा था और मैंने जाके देखा तो बहुत रेयर होते हैं आपको, क्योंकि जापनीज़ आपको आइडिया होगा उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है हमसे, जो हमारी एवरेज लाइफ है इस टाइम। तो पैरल अगर इशू हो भी चाहिए तो आपके 70% कवरेज होती है मैक्स की। इसके अलावा स्टाइपेंड पे आते हैं, तो स्टाइपेंड जो है वो 1,45,000 से 1,48,000 तक देते हैं। कुछ एरियाज़ में 145 है और कुछ रीजन्स को 3,000 एडिशनल अलाउंस भी दिया हुआ है, तो 148K यानी येंस। तो दिस इज़ अ बिग अमाउंट। लाइक पाकिस्तान में करंट करेंसी का हम रेट भी देख लें तो ये 2 लाख से प्लस में चली जाती है, और 2 लाख प्लस इज़ अ बिग अमाउंट इन जापान। सो यू कैन ईजीली लिव, सर्वाइव इवन विद फैमिली, विद स्पाउस, और आप एक हैंडसम अमाउंट बचा भी सकते हैं। साथ आपको 28 आवर्स पार्ट टाइम जॉब भी अलाउ होगी, 28 आवर्स अ वीक। अगेन ये आपके वहाँ के रूल्स के मुताबिक है। अगर आप करना चाहते हैं तो जॉब्स बड़ी इजीली अवेलेबल हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ आपका सर्वाइवल ठीक है, तो वाई नॉट कि आप रिसर्च के थ्रू ही इसको जो है वो कंटिन्यू करें। तो इसके अलावा टेंटेटिव स्टूडेंट्स पे आते हैं, तो इस दफ़ा का मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई फिक्स नहीं होते, ये बढ़ते रहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी वाले चैनल से जिस मैं गया हूँ, तो मुझे जो इतला मिली है, शायद 2018 में 11 के करीब लोग गए थे और 2019 में हम 30 लोग चले गए हैं। तो इट मीन्स के स्टूडेंट्स का इंटेक बढ़ रहा है। तो लेकिन लास्ट ईयर जब मैं अप्लाई हुआ था तो मुझे बताया गया था कि 10 टोटल स्कॉलरशिप्स यहाँ से बीएससी और एमएससी के एमएससी और पीएचडी के, बीएससी के सेपरेट हैं। वो मैंने ऑलरेडी व्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे मौजूद है, आप अगर जाएँ तो वो भी आपके अगर कोई जानने वाले तो उनसे शेयर कर सकते हैं आप। तो 10 सीट्स थी, 8 इस्लामाबाद में थी और 2 कराची में थी। बट इस साल का किसी को नहीं आइडिया, होपफुली बढ़ जाएंगे सीट्स। तो अगर 15 तक भी हो जाती हैं इन केस, तो इट्स अ बिग अमाउंट, और आप वाई नॉट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमने बात कर ली, हलाल फूड का कोई मसला नहीं है जापान के अंदर, मस्जिदें मौजूद हैं, सो एवरीथिंग इज़ अ परफेक्ट देयर, और लोग बहुत अच्छे हैं। इस पर हम आगे जाके भी बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने व्लॉग के पहले हिस्से की तरफ, और वो है मेरे पास, अगर आप देखें तो ये है जी 2020 एप्लीकेशन फॉर्म है मेरे पास मैक्स्ट का। और इसको जो है हम इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर नाज़रीन बहुत सारे मसाइल आते हैं स्टूडेंट्स को। मैं क्योंकि खुद फिल किए थे, मैंने किसी दोस्तों से रब्ता किया था जापान के अंदर, क्योंकि मुझे बहुत सारे इश्यूज़ थे इस फॉर्म के अंदर जो मुझे नहीं समझ आ रहे थे। बट आज इस व्लॉग को बनाने का एक पर्पज़ ये भी है कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को जब ये आने वाला है उठाएं, साथ रखें, और आप इसको सुनते जाएं और साथ साथ आप फिल करते जाएं। आई होप कि मैं सारी चीज़ें बहुत क्लियर बताऊंगा। अगर कोई गलती हो गई तो इसको आप इग्नोर कर लीजिएगा, और आप खुद से भी माशाल्लाह देख भी सकते हैं। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैं आ जाऊँगा मार्कशीट फिलिंग के ऊपर, और इस व्लॉग को कंप्लीट करके नेक्स्ट व्लॉग के अंदर फिर मैं आपको डिटेल्स में रिसर्च प्रपोजल पे बात करेंगे, टेस्ट पे और इंटरव्यू पे। अच्छा जी, एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके टोटल 26 सेक्शंस हैं, 26 सेक्शंस, इट कंटेन्स 26 सेक्शंस। तो हर सेक्शन को मैं वेरी क्विकली ब्रीफली, अब मैं डिटेल में बहुत भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ये जस्ट मेरी सजेशंस भी हो सकते हैं कुछ सवालात में, आप इसको फर्दर खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इनमें से कंटेंट बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास है जी 2020, इट मीन्स कि 2019 में जब मैंने अप्लाई किया था तो ये फॉर्म मैंने फिल किया था। अब 2021 का आएगा, तो 2020 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसर्च स्टूडेंट। आपको पता होना चाहिए कि यू आर गोइंग देयर एज अ रिसर्च स्टूडेंट, दैट्स व्हाई योर रिसर्च प्रपोजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, दैट वुड बी पार्ट 2 ऑफ दिस नेक्स्ट अंडर एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप जो हमारे चल रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इसको अक्सर हम इग्नोर कर लेते हैं, तो ज़रूरी है कि इनको आप देख लें। तो इंस्ट्रक्शंस भी उन्होंने कहा है कि आप टाइप करें या राइट करें, राइट नीटली और मे बी इन ब्लॉक लेटर्स। तो मेरी जो अपनी सजेशन है, आपकी जितनी हैंड राइटिंग अच्छी क्यों ना हो, आप इसको जो है वो राइटिंग की तरफ कभी ना लेके जाएं, इसको टाइप ही करें। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। टाइप में एक तो ये होगा कि आपकी स्पेस बाजू का ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि आप टाइप कर रहे होते हैं तो आप 11 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, आप फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट स्टाइल्स को बदल रहे होते हैं। और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे और भेजेंगे मैक्स्ट को, तो आपका अगर आप आगे मतलब प्रोसेसिंग हो चल पड़ती है, आप टेस्ट की तरफ शॉर्टलिस्ट होते हैं, इंटरव्यू की तरफ फिर आगे, तो ये फॉर्म जो है आपका ये मल्टीपल जगहों पे आगे मूव करता रहेगा। ये जापान जा सकता है, तो वो कुछ इरेज भी हो सकता है इसके अंदर से। तो मेरी आपको 100% एडवाइस है कि आप नेवर गो फॉर दिस ऑप्शन ऑफ राइटिंग, सो चूज़ दिस टाइपिंग ऑप्शन। सिस्टम के अंदर ये एडिटेबल होता है, PDF एडिटेबल है। सिंपली आप जिस PDF में इसको खोलेंगे तो आप उसमें सिंपली एडिट
कर सकते हैं। अरेबिक न्यूमेरल्स की बात है, वेस्टर्न कैलेंडर्स की बात है, प्रॉपर नाउन्स की बात है, पर्सनल डाटा जो आपने लिखा है वो सिर्फ स्कॉलरशिप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाएगा और इसको फर्दर किसी भी जगह पे नहीं शेयर किया जाएगा। दैट्स अ गुड थिंग जो अक्सर स्कॉलरशिप में होता भी है। अब मैं आ जाता हूँ प्रॉपर, मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो, आप हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उसके नीचे, या आप जो हमारा फेसबुक एक्सप्लोर जापान के नाम से पेज है उसके ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और हम इंशाल्लाह उसको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या नवीद अंजम को भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि आपको हम जो भी हमारे नॉलेज में आपसे शेयर करें। वैसे भी हम ट्राई करते हैं कि शेयर करते रहें। अब सेक्शन 1 की तरफ मैं आता हूँ, दैट इज़ नेम। आपने अपना नाम लिखना है, तो नाम जो है वो सर नेम, गिवन नेम और मिडल नेम है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लिंक करता जाऊँगा, अपनी एग्जांपल कोट करता जाऊँगा, तो आप अपनी तरफ से इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरी एग्जांपल आप देखते जाइएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी फिल भी कर चुका हूँ। अब मेरा नाम जो है वो पूरा काफ़ी लंबा है, सैयद आरिफ हुसैन शाह। तो मेरा सरनेम जो है दैट इज़ शाह। अब ये कहाँ से पता चलता है, ये भी बड़ा सवाल होता है। अगर तो आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो फिर तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है, तो पासपोर्ट पर तो अक्सर ये लिखा होता है मतलब आपका सरनेम क्या है और आपका गिवन नेम, और अगर मिडिल नेम है तो। अदरवाइज़ आपके और सोर्सेज भी हो सकते हैं। आई गेस आप लोगों को जब अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा। इन केस अगर आपको यहाँ नहीं भी पता चल रहा फॉर एग्जांपल, या आपको नहीं है प्रोसेस, आपने अगर एक गलती कर ली है, सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो नो प्रॉब्लम, आपसे ये दोबारा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपसे एक नया फॉर्म फिल करवाते हैं या इसी को एडिट भी करवा लेते होते हैं। मैंने सुना है इस तरह, तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन आप अपनी तरफ से 100% इसको अभी दें और इसको क्लियर कर लें, तो दैट वुड बी मोर बेटर। नेम में मैंने बताया, जिस तरह मेरा नाम है शाह सैयद आरिफ हुसैन, तो मेरा सर नेम शाह है और मेरा गिवन नेम सैयद आरिफ हुसैन है, एंड मेरा मिडिल नेम कोई नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका तीनों नाम हो, अगर आपका कोई एक नाम नहीं भी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 2 की मैं ज़रा क्विकली भी चलूँगा क्योंकि टाइम को भी हमने मद्देनज़र रखना है। अब मैं आता हूँ सेक्शन नंबर 2 की तरफ, दैट इज़ जेंडर। तो मेल और फीमेल, और इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस है, सिंगल और मैरिड। अगर आप मैरिड होंगे तो अगर आप डिटेल्स देना चाहें अपने डिपेंडेंट्स की, तो आगे जाके एक सेक्शन आएगा, मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पर आप डिटेल्स भी दे सकते हैं जिनको बाद में आप साथ लेकर आना चाहेंगे। इसके बाद जो है वो आपकी जापानीज़ नेशनलिटी, इफ़ यू हैव एन जापानीज़ नेशनलिटी तो आप फिर नो, और अगर है तो यस करेंगे, और फिर आपकी एक्सपायरेशन डेट भी साथ लिखेंगे, ईयर्स और मंथ। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ये अदर नेशनलिटीज़ का मुझे नहीं पता, क्योंकि मेजॉरिटी ये पाकिस्तान की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, पाकिस्तानी एम्बेसी डील करेगी, तो यू मस्ट बी इन पाकिस्तान टू अवेल द स्कॉलरशिप। आपके टेस्ट इधर होंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इसमें ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे। इसके साथ एक है तस्वीर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपना एक वाक़या सुना देता हूँ। मैंने जब अप्लाई किया था 2018 वाले की बात कर रहा हूँ, जो 19 जो मैक्स था, यानी आज से ग़ालिबन 1 साल 10 महीने पहले जब मैं अपीयर हुआ था, तो मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने एक पिक्चर लगा दी थी यहाँ पे। पिक्चर तो बहरहाल उस वक्त कोई 1-2 महीने पहले की थी, बट उस पिक्चर के बाद जब मैं टेस्ट में गया तो मैंने अपना जो है वो बिट लाइक हेयर स्टाइल थोड़ा सा बदल लिया, और पिक्चर भी शायद में भी पुरानी भी हो, 3-4 में, मुझे नहीं आइडिया था। तो सबसे पहला जो मुझे क्वेश्चन काउंटर करना पड़ा था, आंसर करना पड़ा, दैट वाज कि आपकी शक्ल इधर डिफरेंट लग रही है, उधर आप डिफरेंट लग रहे हैं। आल्दो आप ये सेम है, बट थोड़ा सा आपके अंदर चेंज है। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे आंसर करना पड़ा था वो मेरी शक्ल को जस्टिफाई करना पड़ गया था। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि आपने विद इन 6 मंथ जो अपना इमेज है, तो मेरी सजेशन है, एडवाइस है कि जब आपने इमेज ये जो लेना है, पिक्चर लगानी है, तो एक तो कोशिश करें उस वक्त नहीं लगाएं, उसी वक्त ही खिंचवा के, और उसके बाद कुछ ज़्यादा अपने बालों के साथ छेड़छाड़ ना करें, ताकि आपकी शक्ल ज़्यादा चेंज ना हो और आपको ऐसा कोई सवाल काउंटर ना करना पड़े। मुझे ये करना पड़ा था एम्बेसी के अंदर। और इसके बाद आपने उसकी नेशनलिटी पे अपना जो है वो नाम लिखना है पूरा, और अपनी नेशनलिटी लिख देनी है। मेरा जैसा सैयद आरिफ हुसैन शाह एंड पाकिस्तानी मैंने, लेकिन अगेन इसके पीछे लिखना है तो ब्लॉक लेटर्स में। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ा मैटर कर जाती हैं बाज़ वक़्त उनके। लाइक मैं बताता हूँ, अभी उन्होंने चेंज कर दिया इस वक्त। एक इससे पहले 2018 वाले फॉर्म में एक सवाल था कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर जो है, हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं घर के अंदर मौजूद हूँ और मेरा घर एक बिल्कुल गांव के अंदर है, तो आपको परिंदों की आवाज़ें भी और थोड़ी सी डिस्टॉर्शंस होती हैं, तो इसको भी आपने साथ साथ बियर करना है। तो जी मैं बात कर रहा था, मेरी बात पहुँची थी राइट डाउन, हाँ, तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो उस वक्त एक और सेक्शन होता था जिसमें नेटिव लैंग्वेज की बात होती थी। तो मुझे उस वक्त किसी ने कहा था, किसी जानने वाले ने, कि यार उनको कौन सी उर्दू आती है, तो आप इधर भी इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो मैंने इंग्लिश के अंदर नाम लिख दिया, उधर भी और नीचे भी इंग्लिश में, यानी 2 नाम, अब सिर्फ उन्होंने एक ही कर दिया।
तो एम्बेसी के अंदर मेरे से सवाल हो गया था कि आप तो खुद ही अपनी ज़बान को प्रेफर नहीं करते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप वहाँ के कल्चर को और पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था और बड़ा उनका इंतहाई जेन्युइन सवाल। उस वक्त गालिबन दो मुझे अच्छा नहीं लगा होगा, बट उनकी तरफ से ये बहुत अच्छा सवाल था कि मैं जब इधर अपनी ज़बान नहीं लिख रहा तो अक्सर हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बट वो पिन पॉइंट कर लेते होते हैं कभी कभी। तो याद रख लें, तो कोई मिस्टेक इधर भी ना करें, कोशिश करें आपकी जो भी चीज़ें हैं और बड़ी जेन्युइन वे में इसको फिल करना है। तो इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ सेक्शन है डेट ऑफ बर्थ। तो जैपनीज स्टाइल जो है वो सबसे पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डे होता है। इसके बाद हमारा इसी सेक्शन का जो है वो नेक्स्ट है एज। एज ऑफ अप्रैल 1 2021 आएगा। तो 2021 के अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक आपकी जितनी एज बनेगी वो यहाँ पे आपने जो है वो लिख देनी है। अब आपने सिर्फ ईयर्स लिखने हैं। तो ईयर्स का क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी एज एज ऑफ अप्रैल 1 2021 बन रही है 26 साल 8 महीने, तो मैं 27 साल लिख दूंगा। और अगर मेरी बन रही है 26 साल 4 महीने, तो मैं 26 साल लिख दूंगा। तो अगर 6 महीने से एक्सीड कर रही है तो आप प्लस कर दें 1 ईयर, और अगर 6 महीने से कम है तो आप मंथ्स को निकाल दें और जस्ट आप साल लिख देंगे। तो ये आपकी एज हो जाएगी। इसके बाद 7वां जो है वो हमारा है करंट एड्रेस। ये 7th का पार्ट 1 है। तो करंट एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है जिससे आप एप्लीकेशन अभी फिल करके भेज रहे होंगे, आप वो लिख देंगे। और इसके बाद आपका कंट्री जो है वो आप उसका नाम आ जाएगा। और अगर आप जापान के अंदर रहते हैं, इफ़ यू करंटली रिजाइड इन जापान, व्हाट इज़ योर करंट वीज़ा स्टेटस। तो अगर आप जापान के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आप अपना वीज़ा स्टेटस भी लिखेंगे कि आप किस स्टेटस के ऊपर हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या जो अदर टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास उन्होंने आपसे अगर 7th के नीचे पूछेंगे, एन एप्लीकेंट विद परमानेंट रेजिडेंस और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट स्टेटस मस्ट चेंज हिज और हर स्टेटस टू स्टूडेंट इफ सिलेक्टेड। तो वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप जापान में रहते हैं और आपका परमानेंट रेजिडेंस है, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेजिडेंस है, रेजिडेंट है आप, तो आपको चेंज करवाना होगा स्टूडेंट्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इफ़ यू वांट टू अवेल दिस स्कॉलरशिप। बी अवेयर दैट एप्लीकेशन फॉर द ओरिजिनल स्टेटस आफ्टर स्टूडेंट स्टेटस इज एक्सपायर्ड मे नॉट बी नेसेसरली अप्रूव्ड। तो इसके बाद इसी का सेक्शन 2 है, 7वें का सेक्शन 2 जो है उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि यूर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं, सेम एज अबव। अगर तो आपका एड्रेस जो आपने अभी करंट एड्रेस दिया, अगर तो आपका ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, तो फिर कोई मसला भी नहीं है, आप सेम लिख दें, आप कह दें सेम एज अबव। बट अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं और आप किसी टेम्प्रेरी जगह पे रह रहे थे, अगर आपने एड्रेस लिखा है एंड यू थिंक कि दिस एड्रेस विल बी चेंज जब मेरा आगे प्रोसेसिंग होगी 2-4 महीने बाद, अगर मैं शॉर्टलिस्ट होता हूँ, तो फिर आप बेटर इज के नीचे नया एड्रेस लिख दें जो आपको लगता है कि मेरा होगा। फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्टल के अंदर सप्लाई कर रहे थे और आपको पता है कि जब आप अगर ये प्रोसेस आगे होता है तो आप उस वक्त घर होंगे, तो फिर बेटर है कि आप नया एड्रेस नीचे लिखे, घर का लिखे और कंट्री भी आपका पाकिस्तान हो जाएगा। जिस तरह मेरा एड्रेस सेम था, मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरा, क्योंकि मैं आई वाज सर्विंग एज अ लेक्चरर इन यूटी लाहौर बिफोर ज्वाइनिंग साइतामा यूनिवर्सिटी जापान फॉर पीएचडी स्टूडेंट, तो मेरा एड्रेस सेम था, सीआरपी डिपार्टमेंट यूटी लाहौर और सीआरपी डिपार्टमेंट यूटी लाहौर। और अगर आपका चेंज है तो आप चेंज कर देते, अदरवाइज सेम एज अबव टिक करेंगे और ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा जी, अब आते हैं उस वक्त आपको वो नीचे देखें वो बता भी रहे हैं, इफ द करंट एड्रेस विल बी चेंज्ड एट द टाइम ऑफ लीविंग फ्रॉम योर कंट्री प्लीज चेक द बॉक्स द अबव करंट एड्रेस विल बी चेंज्ड एज फॉलोज एंड स्पेसिफाई द न्यू एड्रेस। हाँ जी, अगेन सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन। और तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपका एड्रेस चेंज होगा तो आप चेंज कर देंगे, अदरवाइज आप सेम एज अबव कर देंगे। और इसके बाद जो है वो आपसे पूछेंगे कि हाँ जी, अब इसके आ जाते हैं हम 3 जो हमारा सेक्शन है उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। इसी 7वें सेक्शन का 3rd पार्ट, वो आपसे पूछ रहे हैं कि बिफोर डिपार्चर फॉर जापान इज़ आउटसाइड योर होम कंट्री डू यू अंडरस्टैंड दैट एन एयरलाइन टिकट टू जापान विल नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट और जब आप डिपार्चर कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप पाकिस्तान में मौजूद अगर नहीं हैं तो आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मैक्स्ट विल नॉट प्रोवाइड यू एयर टिकट। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको डेफिनेटली टिक कर लेंगे कि आप एग्रीड हैं ऐसे कि अगर मैं पाकिस्तान में ना हुआ और मैं क्योंकि पाकिस्तान की ही कोटे पे सिलेक्ट हुआ हूँ तो मैं एयर टिकट अपनी खुद दूंगा या दूंगी। तो ये आप डेफिनेटली इसको यस करेंगे। अब आ जाते हैं इसके 3 जो हमारा 3rd इसका पार्ट है 7वें सेक्शन का, नेम ऑफ जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू विल अप्लाई फॉर वीज़ा इशुएंस। तो आपसे डिप्लोमेटिक ऑफिस की बात कर रहे हैं कि आप जब अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए तो आप नाम लिखते हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे एक इस्लामाबाद एम्बेसी है हमारी, और एक आपको पता होगा कि कराची में इनका कौंसलेट है।
तो ज़्यादातर जापान नाम निकलता है, बलूचिस्तान और सिंध के लोग अप्लाई कर रहे होते हैं कराची के अंदर, और बाकी जो है वो इस्लामाबाद की एम्बेसी में अप्लाई कर रहे होते हैं। नीचे उन्होंने वैसे आसानी के लिए वेबसाइट भी दी है, अगर आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे अपने सिस्टम से तो ये आपको ओपन भी कर देगी और आप मज़ीद दोबारा जाके वेरीफाई भी कर लें। पाकिस्तान का नाम देखेंगे कि पाकिस्तान में इनके डिप्लोमेटिक ऑफिस कहाँ कहाँ है। सो जो ऑफिस आपसे नियर बाय है आप उसको प्रेफर करें। मेरे केस में इस्लामाबाद नियर बाय था तो मैंने इस्लामाबाद किया था। अगर आपके केस में इस्लामाबाद नहीं, कराची भी आप कर सकते हैं। हमारे दोस्त हैं जो कराची से भी सिलेक्ट होकर आए हुए हैं। तो इसके बाद जो है वो आपका फ़ोन नंबर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फ़ोन नंबर इसको भी बड़ा केयरफुली अपना ही दीजिएगा, क्योंकि इस पर भी आपको कॉल आएगी जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। आपको इंटरव्यू से पहले भी एक कॉल आती होती है जापान एम्बेसी से, और हो सकता है जब आप सेलेक्ट हो जाएं माइट भी आपको एक और कॉल भी आ सकती है। तो इसको भी आपने अपना लिखना है। और ईमेल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे उन्होंने खुद भी मेंशन कर दिया है कि ये वो ईमेल आप लिखें कि जो आप अभी, फिर आप जब ड्यूरिंग प्रोसेस चल रहा होगा उसमें, और फिर आप जापान के अंदर जब होंगे तो वहाँ पे, और इवन आफ्टर, तो आपका ईमेल एड्रेस वही रहे। तो आप अपना पर्सनल इमेज प्रेफरेबल है। तो यहाँ पे एक तो जो भी आपका ईमेल वो जिसको आप एक्सेसिबल है, जो आपका ज़ाती है, जो सिक्योर्ड है, उस ईमेल को लिखिएगा। तो आपके लिए जो है वो दैट वुड बी मोर बेटर। जिस तरह मेरा ईमेल, मैंने अपना ज़ाती ईमेल जो मेरा बड़ा अरसे से 10 साल से चल रहा था, तो अक्सर हम ईमेल्स नए बनाते रहते हैं। तो मेरी सजेशन है कि आपका जो ईमेल हो वो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट। तो अब हम आगे नेक्स्ट पेज की तरफ जो है वो मूव करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो 8वां सेक्शन है, उसका पार्ट 1 है कि हैव यू बीन अवार्डेड अ जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन द पास्ट। कि अगर आपको ऑलरेडी पास्ट में, आपको मैंने बताया कि जापानीज़ जो मैक्स स्कॉलरशिप है ये बैचलर्स में भी है, ये मास्टर्स में भी है, ये पीएचडी के लिए भी है, ये टीचर्स का भी है। तो अगर आपको ऑलरेडी किसी तरह का कोई मैक्स मिला हुआ है तो वहाँ आपसे येस नो पूछते हैं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं बीइंग पाकिस्तानी पर्टिकुलरली कि अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ। अगर मैं लिख दूँ तो शायद मेरे चांसेस कम हो जाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और एक चीज़ मैं जो स्टार्ट में शायद कहना भूल गया था, मेरी आप सबसे गुजारिश होगी, एक सजेशन है आप सबके लिए कि बी ऑनेस्ट। सबसे ज़्यादा जापानीज़ लोग जो चीज़ लाइक करते हैं वो आपकी ऑनेस्टी होती है। आपको पता भी होगा जापानीज़ ऑनेस्टी में शायद सबसे आगे हैं। बहुत ऑनेस्ट नेशन है और वो ऑनेस्ट बंदों को बहुत प्रेफर करती है। मैं आपको ज़ाती अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा जब यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड चैनल चल रहा था, सो आई वाज शॉर्ट लिस्टेड इन 2 universities. So at the same time, like I was appearing in interview in Saitama and Ritsumeikan University as well. तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने मुझसे सवाल किया था सेम टाइम में कि आप कहीं और तो नहीं अप्लाई कर रहे मैक्स के लिए। तो मैंने बड़ा क्लियर बताया था कि यस मैं अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने स्टेटस भी शेयर किया था, एक यूनिवर्सिटी के साथ दूसरी यूनिवर्सिटी का और दूसरी के साथ पहली का। तो कभी आप हेजिटेंट ना हो स्कॉलरशिप जब भी आप कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे। सो ट्राई करें उनके साथ ओरिजिनल रहें, और जो आपकी जो कन्वर्सेशन चल रही है उन दोनों के साथ शेयर करें। तो लाइक मुझे सेलेक्ट कर लिया गया था तो उन्होंने माइंड नहीं किया था कि अगर मैं कहीं और अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो अच्छा समझते हैं। उन्हें भी पता ज़रूर होता है। अब अक्सर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो डंडी मार देते हैं कि नहीं जी मैं तो बस यही स्कॉलरशिप मैंने लेना है। मुझे अक्सर ईमेल्स आई पड़ी होती हैं, मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स में कि सर मेरा जो है बस जापान ना हुआ तो मैंने कहीं भी नहीं जाना दुनिया के और मुल्क में। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी एक होती है, और आप खुद समझ सकते हैं कि ये हम छोड़ रहे हैं। तो मेरी आपको सजेशन है छोड़े नहीं, यहाँ पे बताएं उन्हें, उनके पास ऑलरेडी डिटेल्स होती है। अदरवाइज़ उनको पता चल गया तो आपकी एप्लीकेशन को वैसे वो वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। तो उनके साथ ऑनेस्ट रहें। अगर आपने किया है तो ये सारा सेगमेंट उसी से रिलेटेड है। फिर आप स्पेसिफाई करें आप किन प्रोग्राम नंबर पे गए थे, कौन सा स्कूल अटेंड किया था। उसके बाद प्रोग्राम नंबर में आप बताएंगे कि आप नेक्स्ट के, आपको बताया मैंने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, रिसर्च स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आप जाते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग है। तो आप बताएंगे कि आप इनमें से किस ऑप्शन के तहत गए थे। फिर उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आप नीचे शेयर करेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके कौन से ईयर से कौन से मंथ तक गए थे, कंटेंट क्या था। सो दिस इज़ एवरीथिंग। अगर तो आपने इसको ऊपर नो कर दिया है, जो ज़्यादातर लोग करेंगे, तो फिर आपको ये नीचे वाले सारे आपसे इरेलेवेंट हैं। बट अगर आपने ऑलरेडी यस किया तो फिर आपको पता होगा कि इनको कैसे फिल करना है। अब हम आ जाते हैं 9th जो हमारा सेगमेंट है। अच्छा, ये तीनों सेगमेंट दोबारा ऑनेस्टी से रिलेटेड हैं, आपकी ईमानदारी और आपने सही जो भी है आप उनके साथ स्टेटस शेयर करेंगे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 9th सेक्शन में कि आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर जापानीज़ गवर्नमेंट ब्रैकेट में मैक्स स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग द प्रोग्राम्स फॉर विच स्कॉलरशिप पेमेंट्स फिजिकल ईयर 19 में या 20 में। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पता क्या आप कहीं और अप्लाई तो नहीं कर रहे जिस ऐसे मैक्स स्कॉलरशिप में जिसकी फंडिंग स्टार्ट होगी 2019 में या 2020 में। अब वो स्टार्ट कहेंगे कि 2020 या 2021 में तो नहीं स्टार्ट होगी। और आपको पता होना चाहिए, वो बता रहे हैं कि ये अलाउ नहीं है कि आप
किसी और जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें एट द सेम टाइम जब आप मैक्स को अवेल करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मेजॉरिटी का आंसर मेरे ख्याल में नो ही होता है, क्योंकि हम एम्बेसी में ही जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो एम्बेसी चालू होती है। वैसे भी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड आजकल ऑफ है, तो नो है आपका, तो डेफिनेटली नो ही रहेगा। अब 10 की तरफ आते हैं। 10 का सेक्शन नंबर हमारा 1 है, वो है आप कोई ऑलरेडी रिसीव तो नहीं कर रहे, उसमें कहा अप्लाई, और अब इसमें रिसीव या आप रिसीव करने जा रहे हैं कोई और जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप। आपकी मैक्स हो या आपकी कंट्री का मैक्स के साथ कोई मुआहदा हो, जिस तरह ऊपर आप देखेंगे तो इनका कोरिया के साथ कुछ एग्रीमेंट्स हैं, तो इधर भी डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों का मेरे ख्याल में आंसर नो ही होगा, क्योंकि आप कहीं और तो अप्लाई या शेड्यूल नहीं कर रहे होंगे। अगर आपने यस कर दिया है तो आपको वो कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि you must cancel other scholarship after selected for max scholarship students since it is not allowed to receive other scholarship together with the max। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको या तो दूसरे स्कॉलरशिप कैंसिल करने पड़ेंगे या आपको इधर नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, तो आप एट अ टाइम एक स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हम सब अंडरस्टैंड करते हैं ये, तो हमारी यहाँ पे भी पाकिस्तान में जब हम स्कॉलरशिप ले रहे होते हैं तो हमसे एक कंडीशन ली जाती है कि आप HEC का ले रहे हैं तो आप पीफ नहीं ले सकते, और पीफ का ले रहे हैं तो, क्योंकि मैं UT लाहौर में मुझे भी एक स्कॉलरशिप मिलता रहा। इसके बाद जो है इसका पार्ट 2 जो है, इफ़ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप, जिस तरह आपने ऊपर यस किया है, अगर तो नो कर दिया तो फिर आपका यहाँ पे आंसर कोई नहीं होगा। अगर आपने यस किया है तो फिर आपने वो भी यस करना है कि मुझे पता है कि मैं बाकियों को कैंसिल करना पड़ेगा, और फिर आपने उसकी डिटेल भी देनी है स्कॉलरशिप की जो आप अवेल करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। उसमें स्पॉन्सर का नाम लाइक मैक्स्ट है, ADB है, जायका है, जो भी है, स्कॉलरशिप पीरियड कितना होगा और स्कॉलरशिप अमाउंट इन जेम्स कितनी होगी। अब मैं जाता हूँ 11वें सेक्शन की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए फिल करना। मे भी अगर कोई और भी हमारे इंडियन या कोई और सुन रहे हैं जो नेशनलिटीज़ हैं, उनके लिए भी ये कंफ्यूजिंग ही होगा। तो यहाँ पे क्योंकि जापानीज़ एजुकेशन सिस्टम हमसे बिट डिफरेंट है, हमारे एजुकेशन सिस्टम से उनका जो तालीमी निज़ाम है वो डिफरेंट है, तो अक्सर हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन्स आती हैं हमारे स्टूडेंट्स को। तो जो मेरे नॉलेज में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एट द मोमेंट, तो शायद जापानीज़ में 1 to 6 उनका एक लेवल होता है, फिर जिसको मे बी वो प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। अगेन मैं मे बी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप सिंपल देख भी सकते हैं नेट से, अब मेरे माइंड में शायद बहुत क्लियर ना भी हो, बट मेरे ख्याल में प्राइमरी एजुकेशन शायद 1 to 6 होता है, और फिर उनका लोअर सेकेंडरी एजुकेशन शायद 7 to 9 होता है, और अपर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो शायद 10 to 12 होता है, और टर्शरी अंडर ग्रेजुएट वो सेम जो हमारा 4 साल का होता है, और टर्शरी हायर एजुकेशन ग्रेजुएट जो हमारी मास्टर्स होती है, और अगर इसके बाद की कोई डिग्री है आपकी तो हमारे केस में हमारा डिफरेंट है। हमारा प्राइमरी आपको पता है 1 to 5 है, फिर 6 to 10 हमारा मिडिल और मैट्रिक कंबाइन हो जाती है, और 10 to 11-12 हमारी FSC है, और अंडर ग्रेजुएट है 4 साल की, और मास्टर्स है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स के कुछ सवालात हैं, मैं उनको पहले एड्रेस कर लूँगा, फिर मैं इसकी सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ 1 by 1। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जी हमने अपने हिसाब से फिल करना है। एक चीज़ आप माइंड में रख लें कि आप, क्योंकि ये मास्टर्स और PhD के लिए है, तो आपकी FSC तक कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी डिग्रीज़ की, यानी FSC की डिग्रीज़ आपने भेजनी भी नहीं है, एम्बेसी में भी अभी नहीं भेजनी है आपने, आपको लिखा हुआ होगा जब आप अप्लाई करेंगे कि मोस्ट रीसेंट डिग्रीज़ जो हैं वो आप साथ में, मैं एंड पे बात भी करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने होते हैं एम्बेसी को इस टाइम जो आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने ना प्राइमरी की करनी है, ना मिडिल की करनी है, ना मैट्रिक की करनी है, ना ही FSC की करनी है, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो है जापानीज़ का मैंने आपको बताया, लेकिन हम किस तरह फिल करेंगे, हम 1 to 5 के अंदर प्राइमरी एजुकेशन को कवर करेंगे, जिसको ये एलिमेंट्री स्कूल भी कहते हैं, ये जिसके मेरे पास इसकी डिटेल्स भी मौजूद है। मैं एजुकेशन लेवल की बात अभी कर रहा हूँ। तो प्राइमरी में हम 1 to 5 कवर करेंगे। लोअर सेकेंडरी एजुकेशन या जिसको मिडिल स्कूल या जूनियर हाई स्कूल कहते हैं, इससे में हम 6 to 10 करेंगे। अपर सेकेंडरी एजुकेशन या जिसको सीनियर हाई स्कूल कहते हैं, उसमें हम 11-12 करेंगे। टर्शरी या हायर एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट जो है, इसमें हम अपनी बैचलर्स 4 साल करेंगे, और इसके बाद जो है वो टर्शरी हायर एजुकेशन ग्रेजुएट जो है, इसमें हम अपनी मास्टर्स कवर करेंगे, और अगर आपकी कोई आगे की डिग्री है तो यहाँ पे मैं एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। अक्सर स्टूडेंट्स में, या मैंने सवालात पढ़े हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क जो हमारे डिफरेंट माशाल्लाह बड़े अच्छे ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग काम बता रहे होते हैं या स्टूडेंट सवाल कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जी मैंने तो 1 से 4 एक स्कूल में की है, फिर 4 से 6 किसी और में की है, और 6 से 10 किसी और में की है। ज़्यादातर कॉलेज हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही होता है, बट इससे पहले स्कूल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्विचिंग होती रहती है। तो 1 to 5 में मैं क्या लिखूँ? तो 1 to 5 में मेरी जो सजेशन है एज़ पर माई एक्सपीरियंस, तो आप उस स्कूल का नाम लिखें जिसमें आपने ज़्यादा साल गुजारे हैं, 3 साल सर पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल आपने मैं सपोज करता हूँ कि आपने स्कूल्स के अंदर जो है वो एक में 3 साल किए हैं और एक में आपने 2 साल किए हैं।
हाँ जी, तो बात हो रही थी अगेन फॉर डिस्कशन, आई एम रियली सॉरी। तो बात हो रही थी कि अगर आपने किसी एक स्कूल में 3 साल और एक में 2 साल, तो फिर यहाँ पे 3 साल वाले स्कूल का नाम लिखने आपको कोई मसला नहीं है। अच्छा नहीं जी, अब एक और सवाल में बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देता हूँ कि जी दो दो और एक मैंने किया है। प्राइमरी मैंने किसी एक में दो, फिर एक में दो और फिर एक में एक किया है। तो बेटर है कि जिन दो को आपने सीनियर में किया, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पहली किसी और में की है, फिर सेकंड थर्ड किसी और में, और फोर्थ फिफ्थ, तो मेरी सजेशन है कि फोर्थ फिफ्थ वाले स्कूल का नाम लिख दें। अगेन इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। तो आपको पता है वैसे भी हमारे पास 8th तक तो हमारे पास कोई डिग्री दी नहीं जाती प्रॉपर हमारे स्कूल्स के अंदर, कोई ऐसा रिवाज भी नहीं है। तो बेटर इज़ स्लॉट्स मैंने आपको बता दिए हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। जिस स्कूल में आपने, अगर आपने अब छठी और सातवीं एक में की है और 8वीं 9वीं 10वीं किसी और में की है, तो फिर जो आपका सेकंड लोअर सेकेंडरी एजुकेशन वाला है 6 to 10 वाला, इसमें आप उस स्कूल का नाम मेंशन कर देंगे। चलें जी, तो अब मैं आता हूँ इसके जो है 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास टोटल जो है वो कॉलम्स हैं। अगर आप देख लें, आपके सामने नज़र भी आपको आ रहे होंगे। सबसे पहले मैंने एजुकेशनल लेवल की बात की, वो आपने क्लियर हो गई होगी। इसके बाद है स्कूल नेम, बहुत ही आसान है, आपने सिंपल स्कूल्स के नाम लिखते जाने हैं। स्कूल नेम मीन्स कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी नेम भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद है लोकेशन, तो बहुत ही आसान है जी, लोकेशन जहाँ पे आपका स्टेट प्रोविंस है, जिस तरह मेरा पंजाब था, सिटी का मेरा भक्कर था या लाहौर था, तो आपका भी आ जाएगा। इसके बाद है ईयर एंड मंथ ऑफ इनरोलमेंट एंड ग्रेजुएशन या एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट। चलें, यहाँ पे एक और चीज़ भी आ गई कि यहाँ पे मैंने, अगर आपने डिस्क्रिप्शन देखी होगी हमारी, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं, इसकी जो डेडलाइन है उससे पहले जो नेक्स्ट ईयर की इन्होंने दी हुई है, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। मैं मिसाल देता हूँ कि आपने ग्रेजुएट होना है अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जून के अंदर आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स हमारे पास जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, जून जुलाई में हम अक्सर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। आप अभी अप्लाई कर रहे हैं मार्च के अंदर। आपने करना क्या है कि एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपने जो है वो होप सर्टिफिकेट बनवा लेना है अपने साथ कि जी दिस स्टूडेंट जो है वो इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट इन जून। क्योंकि इसकी जो डेडलाइन, अगर आपने, मैंने अगले भी मेंशन की थी, उन्होंने आपसे पूछा था, तो अप्रैल 2020 यानी अभी अप्रैल 2021 आएगा, तो आप उससे मेरे ख्याल पहले ही ग्रेजुएट हो जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में भी होंगे, तो आप अपना होप सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन के साइंस के साथ अक्सर बनवाते रहते होंगे, पहले भी आपने शायद किया हो, तो वहाँ से आप बनवा लेंगे और आप भी अप्लाई इसमें करने के एलिजिबल होंगे। तो होप सर्टिफिकेट के साथ आप अप्लाई करें। अब सवाल ये आएगा कि अगर आप होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप का स्टार्ट डेट तो आपको पता होगी, एंड डेट जो है वो जो जिसमें होप सर्टिफिकेट में जो डेट आपने लिखवा दी है कि आपके जिस स्टूडेंट इज़ गोइंग टू ग्रेजुएट इन जून 2020, तो फिर आप यहाँ पे कंप्लीशन डेट क्या लिख देंगे, जून यानी छठा महीना और 2020। अच्छा जी, यहाँ पे मंथ और ईयर पूछे जाएंगे, मैं भी आपको अपनी एग्जांपल के साथ इसको क्लियर भी कर लूँगा। इसके बाद है पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड, यानी आपने नंबर ऑफ ईयर्स लिखने हैं यहाँ पे। तो अगर आपने इन केस 4 साल 8 महीने भी बन रहे हैं, तो आप इसको 5 साल भी लिखेंगे। यहाँ भी आपसे सिर्फ साल पूछे गए हैं, महीनों का जिक्र नहीं होगा। इसके बाद आपसे स्टेटस पूछा जाएगा और डिग्री ऑब्टेन और एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन। तो अब स्टेटस में अंडरस्टूड है कि आपने ये सारा कुछ ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो ये देखिए, उन्होंने ऑलरेडी प्राइमरी 6ठी से 10वीं और एफएससी, तो ये ऑलरेडी उन्होंने क्रॉस कर दिया कि इसमें आपने ये 2 कॉलम फिल नहीं करने, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आप ये चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। बट आपकी ग्रेजुएशन से जो है वो 2 कॉलम आपके और एक्टिव हो जाएंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा स्टेटस के अंदर कि आप ग्रेजुएट। चलिए मैं आता हूँ, तो इसकी तरफ हम बात करते हैं। चलिए जी, मैं आपको क्लियर अपनी एग्जांपल के साथ आपको मजीद क्लियर कर देता हूँ। अब मेरी जो प्राइमरी थी वो एक ही स्कूल से थी। मैंने अपने स्कूल का यहाँ पे नाम लिखा था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो भी था। स्टेट मेरा पंजाब था, सिटी मेरा भक्कर था। फ्रॉम, अब मेरा जो शायद मे बी 1997 था, अगर तो 1997 के 3rd मंथ से लेके अब यहाँ पे सवाल आता था कि मुझे तो अब बहुत ज़्यादा याद नहीं है, तो अब जस्ट मंथ सोच लें कि मेरे ख्याल में तीसरे महीने में मैंने मार्च 2000 फुला से के अंदर 12 मार्च 2007 के अंदर मैंने प्राइमरी की थी। तो आप पीछे वाली डेट खुद से आपको पता हो, अंडरस्टूड होनी चाहिए कि 5 साल का गैप है। तो मैंने अगर फेब 2002 में फॉर एग्जांपल स्टार्ट की थी, तो शायद मैंने 2007 के जो है वो मार्च के अंदर कंप्लीट की होगी प्राइमरी। तो आपके टोटल 5 साल बनेंगे। आपने 4 साल 8-9 महीने नहीं लिखने, पूरे 5 साल आपके हो जाएंगे, 5 ईयर्स। इसके बाद आपकी लोअर सेकेंडरी थी, जो मेरे गवर्नमेंट हाई स्कूल जाफिर वाला था, मैंने वो लिख दिया था। 6ठी से 10वीं सेम, मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दिया था। इसके बाद पंजाब थी, भक्कर थी, मैंने जो है वो मुझे एंड डेट पता थी, क्योंकि मैट्रिक की आपकी जो सनद होती है उसके नीचे लिखा पड़ा होता है, जहाँ पे इशूएंस के नीचे आप देखें तो मंथ और ईयर लिखा होता है कि जी सितंबर 2000 जिसके में थी। तो आपको एंड डेट पता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ईयर और मंथ लिखना है कि 2000 फॉर एग्जाम्पल 12 और मंथ था 9। और स्टार्ट आपको अगर याद नहीं भी है तो सोच लें जी, स्टार्ट भी मेरे ख्याल में अगस्त में होता है। तो 8वें महीने 2007 से स्टार्ट हुई थी और 9वें महीने 2012 में मैंने मिडिल कंप्लीट कर ली थी। तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा।
इसके बाद मेरा जो था कॉलेज था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भक्कर था, थर्ड में मैं आ रहा हूँ अपर सेकेंडरी एजुकेशन में। स्टेट प्रोविंस सेम मेरा जो है वो पंजाब था, भक्कर था। और यहाँ पे मैंने लिख दिया था, मुझे एफएससी में भी आपको अगर देखें तो डिग्री के नीचे कंप्लीशन ईयर हमें डेट पता होती है कि ये आपकी जो है सनद कब इशू हुई है, तो लिखा पड़ा होता है कि ये अगस्त 2000 फॉर एग्जाम्पल 14 के अंदर अगर इशू आपकी हुई है। मैं आपकी एग्जाम्पल के साथ चलूँ, मेरी वैसे ज़रा पहले हुई थी, तो 2014 में अगर आपकी मुकम्मल हुई है तो आप पहले वाली डेट खुद भी बना सकते हैं, या आपको याद होगा वैसे भी कि मैंने कब स्टार्ट किया था, क्योंकि डिग्रीज में हमारी स्टार्ट डेट नहीं लिखी होती। तो 5 साल पहले 1 to 5, 6 to 10 5, और आपके ये वाले 2 साल हो गए, 12 हो गए। अब हम आ जाते हैं अंडर ग्रेजुएट की तरफ। यहाँ पे 2 कॉलम और भी एक्टिव होंगे। पहला तो वही होगा जिस तरह मेरा यूईटी लाहौर था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर स्कूल नेम था। लोकेशन क्या थी जी, पंजाब लाहौर। फ्रॉम अब मुझे पता था एफएससी का, सॉरी मेरी अंडर ग्रेजुएट का आपको भी पता होगा, जिस तरह मेरी नवंबर 2010 में स्टार्ट हुई थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया था कि जी 11वें महीने 2010 में मैंने स्टार्ट की थी, और मेरी क्योंकि कंप्लीट हो चुकी थी तो मुझे पता था कि मैंने कंप्लीट की थी जी 9वें महीने 2014 के अंदर। और इधर मैंने लिख दिया था 4 ईयर्स। अब वो देखें तो तीन साल कुछ महीने, बट मैंने आपको बताया कि अपने राउंड फिगर में लिखने हैं, तो 4 साल की होती है। अब अगर आपकी तो कंप्लीट है तो आप स्टेटस वाले कॉलम में ग्रेजुएट टिक कर देंगे, और अगर आपकी कंप्लीट नहीं है और एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट है तो यहाँ आप एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट लिखेंगे और आगे बैचलर लेवल को टिक कर देंगे, वो दोनों टिक करेंगे। अब अगर आपकी एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट है तो जो आपने होप सर्टिफिकेट पे डेट लिखी हुई है, यानी ये बच्चा जुलाई 2000 फॉर एग्जांपल 18 में ग्रेजुएट होगा या जून में होगा, तो यहाँ पे आपने 2 में वही मंथ और वही साल लिख देना है। तो अगर तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो फिर तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपकी नहीं है तो फिर आप एक्सपेक्टेड डेट जो आपके सर्टिफिकेट पे है उसमें आप मेंशन कर लेंगे। और टर्शरी जो है वो एजुकेशन मेरी मास्टर्स थी, तो मैंने मास्टर्स का लिख दिया था। अब एंड पे करूँगा इसे, तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 16 साल की तालीम मुकम्मल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी कंप्लीट 16 ही डायरेक्ट होती है, 5 प्राइमरी के, 5 हमारे जो है वो 6 to 10 हो गए, 2 हमारे एफएससी के और 4 ग्रेजुएशन के, तो 16 साल हो गई। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए आपकी। अब यहाँ पे 2 सवाल अक्सर मैं स्टूडेंट्स के देखता हूँ कि जी मैंने तो मास्टर 3 साल में किया है, तो कोई मसला भी नहीं है, आप यहाँ पे 19 साल कर दें अगर आप अप्लाई करें फॉर पीएचडी, कोई मसला नहीं होगा। कोई कहते हैं जी मैंने तो बैचलर 5 साल में किया है, तो कोई मसला भी नहीं है, आप 17 कर दें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मिनिमम आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं फॉर 16 ईयर्स अगर आपकी कंप्लीटेड एजुकेशन है, और आप एलिजिबल हैं फॉर पीएचडी अगर आपकी 18 ईयर्स कंप्लीटेड है। ये 2 आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, अब बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। नीचे आपका ये अपने देखें टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग एज ऑफ अप्रैल 2021, यहाँ पे मेरी 18 थी, आपकी 19 हो सकते, कुछ भी आप मिनिमम मैंने आपको बताएं। चले जी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट था, रिमार्क्स पूछे उन्होंने तो आप बता दें जी, क्योंकि उन्होंने अभी नहीं पूछा हुआ आपसे ऊपर कहीं गोल्ड मेडलिस्ट का, अगर आपने अच्छी डिग्री है जी, आई क्लियर्ड माई बैचलर्स विद डिस्टिंक्शन, लाइक आई गॉट 2 गोल्ड मेडल्स इन दिस, जो भी आप लिख सकते हैं। चलें जी, तो अब मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, एजुकेशनल लेवल में आपने जो है वो 1 2 3 4 5 मुकम्मल होते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें, छठा लास्ट वाला वैसे भी स्किप हो जाता है। तो प्राइमरी हमारी 1 to 5, लोअर सेकेंडरी हमारी 6 to 10, अपर सेकेंडरी एफएससी, और अंडर ग्रेजुएट हमारी जो बैचलर्स है, और ग्रेजुएट में हमारी मास्टर्स आ जाएगी। और बाकी मैंने आपको 1 by 1 चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अरे जी, अब व्लॉग हमारा लंबा हो रहा है, मैं इसको रैप अप करने की तरफ जाता हूँ। चलिए जी, अब आ जाते हैं 12वें में की तरफ। 12वां सेक्शन है जी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीड इन द पास्ट। अब आपने जो पास्ट में स्टडी की है उसको डिटेल्ड भी लिखना है और स्पेसिफिक। तो ये देखें ना, आप थोड़ी सी जगह है, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल में 3 लाइन्स या 4 बनती हैं इस सेक्शन के अंदर। तो आपने बेटर इज कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट था, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो जो मास्टर्स में आपका एब्स्ट्रैक्ट था उसकी आप कुछ लाइंस को यहाँ पे टाइटल क्या था फिर रिसर्च का, और ब्रीफली एक्सप्लेन कर लें। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो अपने बैचलर्स का लिख दें। और अगर आपने स्टडी में गैप है, आपने अप्लाई किया था जो 3 साल का, तो अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो उसको भी आप यहाँ पे हाईलाइट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है उनको एक ब्रीफ सा आइडिया हो जाएगा आपकी जो है वो पास्ट रिसर्च क्या है, और आप समराइज भी करना जानते हैं। अब आ जाएगा जी, हैव यू एवर रिटन अ थीसिस। थीसिस इज अ बिग एडवांटेज, इज अ बिग प्लस पॉइंट। तो ज़्यादातर हम यस ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बैचलर्स में या मास्टर्स में लिखते भी हैं, इवन बैचलर्स में तो कम से कम लाजमी लिखते हैं। तो आप यस और नो करेंगे, और अगर आपने इसको यस कर लिया तो इसके नीचे वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आप उस थीसिस का जो है वो टाइटल और उसके साथ मेंशन भी करें, उसकी रेफरेंसिंग भी। तो अब आपसे नीचे पूछ रहे हैं 14वें सेक्शन में कि आपने अगर कोई बुक्स लिखी हैं, अगर आपने कोई पेपर्स लिखे हैं, आप इवन थीसिस जो आप खुद उसके ऑथर थे अलॉन्ग विद योर सुपरवाइजर, तो उसके जो है वो आप यहाँ पे नाम लिखें। अब यहाँ पे मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन है आप सबके लिए कि इस सेक्शन के अंदर आप जब नाम लिख रहे होंगे सब्जेक्ट्स के, तो सिर्फ नाम ना लिखें आप इसको, अगर आपके पेपर्स हैं तो इसको प्रॉपर APA फॉर्मेट के अंदर जो है वो लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा, जिसमें हम सबसे पहले वो सेकंड नेम और हमारा वो नाम आ रहा होता है, फिर हम अपने ईयर लिखते हैं कब पब्लिश हुआ था, टाइटल लिखते हैं पेपर का,
और इसके बाद पब्लिशर का नाम लिखते हैं, जिस जर्नल में आपका पब्लिश हुआ है, फिर आप जो है वॉल्यूम नंबर लिख लेते हैं, पेज नंबर लिख लेते हैं। तो अगर आपके पेपर ज़्यादा हैं तो फिर आप यहाँ पे जो है वो, अगर इन केस नहीं आ रहा है तो आप कुछ सेपरेट शीट भी अटैच कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, बल्कि ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि आपके पेपर्स अगर ज़्यादा लिखे हुए हैं तो। और अगर इसी में नहीं आ रहा है तो मुझे याद है शायद मैंने इसको जो है मे बी हैंड रिटन लिखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पेपर्स इसमें नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपने, और अगर आपका कोई पेपर भी नहीं है तो आप थीसिस को ज़रूर यहाँ पे लिखें आपका। और अगर आपका कोई पेपर अंडर रिव्यू है, आप अभी वो अंडर प्रोसेस है, अच्छा, उसको भी आप लिख सकते हैं, उसका प्रॉपर रेफरेंसिंग, और एंड पे जो है वो आप अंडर रिव्यू लिखते हैं या जो भी ब्रैकेट में आप डाल दें कि मेरा ये पेपर। इसको अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आइडिया, मैं सबके लिए क्योंकि गाइडलाइंस दे रहा हूँ, कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छे रिसर्चर होंगे, उनको वैसे आइडिया होगा। तो आप लिखें जी हाउ टू साइट अ थीसिस इन एपी स्टाइल इन गूगल लिखें, तो सिंपल जो है गूगल आपको बता देगा। तो आप थीसिस का नाम भी लाजमी लिखें, अपना नाम, अपने सुपरवाइज़र का नाम, ईयर कौन सा था, टाइटल ऑफ थीसिस यूर क्या है, और दैट्स इट। और अगर आपको कोई पेपर में दोबारा कह रहा हूँ अंडर रिव्यू है तो ये प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि तो अंडर रिव्यू में ब्रैकेट में डालें और इसके अंदर अंडर रिव्यू या अंडर प्रोसेस लिखें, दैट वुड बी मोर बेटर। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिसर्च स्टूडेंट जा रहे हैं तो यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी अच्छी, और रिसर्च की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो आपकी वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ अ गुड रिसर्चर इज उसकी रेफरेंसिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ से आपका वो भी आइडिया हो जाएगा। तो अगर आपके ज़्यादा पेपर हैं तो मेरा नहीं ख्याल में कोई इशू होगा इसमें कि आप यू कैन अटैच सम अदर शीट एज वेल, उसके साथ रेफ़र कर दें कि आपने कुछ शीट अटैच की है। इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपका जो आपने येस किया है थीसिस में, तो आप उसका एब्स्ट्रैक्ट भी जो है वो एक सेपरेट पेपर के अंदर जमा करवाएं। और इसके साथ जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, मैं दोबारा भी बताऊंगा, तो उस वक्त तक जो आपके पेपर्स होंगे उन पेपर्स को भी साथ ले जाएं, उनका एब्स्ट्रैक्ट लाजमी कम से कम लेकर जाएं, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। वहाँ पे 15 सेक्शन है जी। आप द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान, नॉन रेगुलर, नॉन डिग्री है, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम है, या डॉक्टोरल प्रोग्राम है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो मास्टर्स डिग्री होता है, पीएचडी डॉक्टोरल के लिए जा रहे हो तो डॉक्टोरल डिग्री होता है। अच्छा, कुछ जगह ऐसा भी होता है कि आप कुछ महीने जब एम्बेसी के थ्रू जाते हैं तो आपको एज अ रिसर्च स्टूडेंट रखा जाता है, और फिर इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो लेते हैं, और इसके बाद आपको इनरोल कर लिया जाता है इनटू पीएचडी। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स, मेरे ऐसे दोस्त हैं जापान के अंदर जो 6 महीने कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट रिसर्च, और इसके बाद उनका एक एग्ज़ाम लिया और इसके बाद वो प्रॉपर पीएचडी स्टार्ट उन्होंने कर ली। तो ऐसा भी हो सकता है, बट आपको वरीड नहीं होना। इन केस अगर इस फॉर्म के अंदर कोई माइनर सी चीज़ें आपसे स्किप भी हो गई, इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड, तो आपको दोबारा इस फॉर्म को रीफिलिंग करवा लेंगे, आपसे करेक्शंस भी करवा ली जाती हैं। जो हमारा जो है वो प्लीज़ बी श्योर टू चूज़ वन एज कोर्स यू प्लान टू फर्स्ट इनरोल इन जापान। 16 सेक्शन जो है प्रेफर्ड मंथ ऑफ अराइवल। तो जापान में ज़्यादातर आपको पता होगा सेमेस्टर, जैसे मैंने बताया था, मैं सेमेस्टर ब्रेक पे हूँ अभी, नवीद भी आए हुए हैं, तो या तो यहाँ अप्रैल में स्टार्ट हो रहे होते हैं या सितंबर में। तो यहाँ से उन्होंने आपका अप्रैल भी पूछा है और इसके बाद सितंबर और अक्टूबर भी पूछा है। और अगर आप श्योर नहीं है, जो कि अक्सर स्टूडेंट नहीं होते कि मुझे नहीं पता, मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादातर तो वैसे जो अब आप अप्लाई करेंगे तो आप अप्रैल में जा रहे होते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ स्टूडेंट शायद हो सकता है आप जिस यूनिवर्सिटी में गए हो वो यूनिवर्सिटी आपको कहे कि आप सितंबर में आए क्योंकि हमने उसमें स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे उन्होंने आपके आसानी के लिए फिर एक और ऑप्शन बोथ का भी दे दिया है। सो टिक दैट बोथ ऑप्शन, दैट वुड बी मोर फिजिबल फॉर यू, क्योंकि आप कहें जी बोथ, मुझे नहीं पता मैं अप्रैल में जाता हूँ या सितंबर में जाता हूँ या जाती हूँ, सो बेटर इज़ के 1 and 1, तो दोनों को कर लें तो जिसमें आप जाके जाएंगे। टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, तो आपसे पूछ रहे हैं अगर, तो आपको एग्जैक्ट मंथ्स का पता है। नॉन डिग्री स्टूडेंट जो है वो 18 से 24 मंथ के लिए होता है, तो लेकिन यहाँ पे बेटर इज़ कि अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो अप टू द कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर पीएचडी तो अप टू द कंप्लीशन ऑफ पीएचडी। और एक और ऑप्शन भी पड़ा है अगर आप देखें, अप टू द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम इफ यू आर गोइंग टू दैट प्रोग्राम। और इसके बाद डू यू करंटली हैव अ जॉब, यस, जिस तरह आई वाज सर्विंग एज अ लेक्चरर इन यूटी लाहौर बिफोर दैट एंड नाउ आई एम ऑन अ स्टडी लीव, सो यस यू कैन टिक दैट वन के यस मेरे पास जॉब है। अगर नहीं है तो कोई इशू भी नहीं है, अगर है ऐसे स्टूडेंट में जानते हो कोई जॉब भी नहीं थी, ये भी आपने वरीड नहीं होना कि जी जॉब नहीं है तो बताइए वो क्या सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचते। सो यस अगर आपकी जॉब है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूटी लाहौर। इसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड कि आपकी जो 2 मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनको ज़रूर लिखें। अगर आपकी एक है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपकी ज़्यादा हैं, जिस तरह अगर आप गैप के साथ जा रहे हैं और आपने 3-4 जॉब स्किप की हैं, तो 2 जो आपकी रिसेंट जॉब्स हैं उनको आप लिखें, और इसमें आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए ये कि जो फाइनल ईयर में है, अगर आपको इंटर्नशिप अभी कर रहे हैं, या इवन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर है तो मेरे ख्याल में उनको भी लिख दें यहाँ पे कोई, क्योंकि वो भी एक पार्ट टाइम जॉब भी कंसिडर होती है, बड़ा आपको अच्छा खासा काम करना पड़ जाता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मेरे लिए मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने फर्स्ट में आप ये देखें ये लिखा पड़ा है डिटेल के साथ, मैंने नाम लिखना है, यूटी लाहौर थी, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने आप सितंबर 2014 से मैंने टिल प्रेजेंट लिखा था, पोजीशन लेक्चरर था, और टाइप ऑफ वर्क में 3-4 लाइनों में डिस्क्राइब कर दें कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप क्या कर रहे हैं।
और मैंने एक अपनी जो है वो शायद मुझे याद नहीं है, मैं रेजिडेंट ट्यूटर भी था और मैं स्टाफ एडवाइज़र भी था, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की वो पोजीशन भी लिख दी थी कि मैं वो भी सर्व कर रहा हूँ। अब आप अगर इनकेस आपकी जॉब ज़्यादा है तो फिर 2 रिसेंट, एक जो भी शायद आप कर रहे होंगे और एक आपने भी छोड़ी होगी, और अगर कम है तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी की भी कोई लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी एक बच्चा जब फाइनल ईयर में है तो वो डेफिनेटली कोई जॉब किस तरह की, अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं, अक्सर बच्चे पार्ट टाइम कर रहे होते हैं आखिरी साल में, वो मेंशन कर दें पार्ट टाइम जॉब ही होती है आपकी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी 20वें सेक्शन की तरफ, बस हम इसको कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ये 3 सवाल जो है ये 2019 वाला जो मैक्स था, यानी 2018 में जब मैं अप्लाई किया था उसमें ये नहीं थे, ये इंटरव्यू में पूछे जाते थे, बट अब इन्होंने थोड़ी सी अमेंडमेंट करके इन 3 सवालों को पार्ट बना दिया है एप्लीकेशन प्रोसेस का इस वक्त। शायद क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि 50 शॉर्ट लिस्ट होते हैं या 45 इस्लामाबाद में और 10-15 हुए होंगे शायद कराची में, तो 60-65 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करना होता है अमंग मे बी 1000 अगर एप्लीकेंट्स हैं, या हंड्रेड्स में तो होते ही होंगे, तो उनके लिए आसानी होगी कि अलॉन्ग विद अदर्स जो भी उनकी क्रिटिकल थिंग्स हैं, तो इन 3 सवालों के जवाब इधर ही देख लें बच्चों के, ताकि हमें आसानी हो जाए शॉर्ट लिस्ट करने में। अब 3 सवाल हैं। सबसे पहला है जी, व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान? ओवरऑल आपका क्या आपकी मोटिवेशन है जापान आने की, क्यों आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है? सेकंड में आपने जापान को अपनी जो है वो ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन के लिए क्यों चुना है, यानी मास्टर्स या पीएचडी के लिए क्यों चुना है? और तीसरा ये है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या, अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो कंट्रीब्यूशंस क्या होंगी आपकी जापान के लिए, और फिर आपका जो स्टे होगा जापान में, वापस आके पाकिस्तान में आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे अपने होम कंट्री के अंदर? तीनों ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जितने आसान नज़र आ रहे हैं इतने आसान शायद हैं नहीं, हैं भी सही हैं नहीं भी सही। अगर तो आपके सिमिलर आंसर्स हैं जी, आपने नेट से उठा लिए हैं तो सभी नेट से शायद उठा लें, तो फिर तो आपके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको, क्योंकि मैं अब ये डिटेल में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि व्लॉग का टाइम मैंने बताया काफ़ी हो चुका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता ज़रूर देता हूँ कि कुछ हिंट्स ज़रूर दे देता हूँ जो आपके लिए शायद बेनिफिशियल होंगे। जी, जापान के अंदर आपका इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ? तो देर आर मैनी थिंग्स यू माइट हैव हर्ड अबाउट जापान। जापानीज आर वेरी डिसिप्लिन पीपल, वेरी ऑनेस्ट पीपल, पंक्चुअल पीपल। जापान कल्चरली बहुत इनरिच है, हिस्टोरिकली ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं जापान के अंदर। जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्री है। जापानी जो है बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को। लाइक ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जापान के बारे में, वर्कaholic हैं, काम करते रहते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं जापान के जो कि अक्सर स्टूडेंट्स लिखते हैं। मेरी ये सजेशन होगी कि अलॉन्ग विद दिस, ये ज़रूरी है, आपको ये मैं इनसे डिनाई नहीं कर रहा और ये मैं एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ कि ये शायद हमने कम सुने, इससे ज़्यादा हैं, बट इसके साथ साथ आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए जो आपको डिफ्रेंशिएट करे फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। शायद ये तो सारी लिख देंगे ऐसे ही बातें, तो आप ट्राई करें कि कोई ना कोई अपनी रिसर्च का लिंक भी बनाएं इंटरेस्ट के साथ, कि मेरे ये इंटरेस्ट जो हैं और मैं जिस रिसर्च को करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसके अंदर जो है वो भी बहुत एडवांस लेवल पे वहाँ पे रिसर्च हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी रिसर्च है जो आपने पढ़ी है, जो अब जैसे जापान सिविल इंजीनियरिंग में बहुत मशहूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जापानीज़ का कोई शायद सानी नहीं है, तभी सिविल बहुत ज़्यादा लोग, हमारे अभी दोस्त हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में वहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं सिविल के अंदर। तो ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। तो आपकी रिसर्च अगर ऐसे कोई ब्रिज से रिलेटेड है और आपने वहाँ पे कोई एडवांस टेक्निक देख ली है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी। इसके बाद है जी, पर्टिकुलरली आपकी ग्रेजुएट लेवल स्टडीज़ क्यों करने जा रहे हैं? तो जिस तरह मैंने बताया था कि मैंने लिखा था मुझे चाइनीज़ भी आती है और मैं सी पैक मेरा, तो उन्होंने कहा जी आप तो फिर चाइना जाएँ, आप जापान में क्या करने आ रहे हैं? यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे आपने टोटली लिंक करना है अपनी रिसर्च को कि मैं जब जर्मनी क्यों नहीं जा रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहा, मैं जापान ही क्यों होना चाह रहा हूँ अपनी तालीम एमएससी या पीएचडी करने। ये आपका होगा डिटेल्ड, जिसमें आपने लिंक बनाना है यूर जो करंट प्रपोजल है या करंट स्टडीज़ हैं विद जापानीज़। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपने कोई अगेन जो एडवांस लेवल का वर्क हो रहा है, आपने कोई ऐसी टेक्निक देख ली है जो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो जिस टेंटेटिव यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप सोच रहे हैं अप्लाई करने का, वहाँ के जो प्रोफेसर्स रिसर्च कर रहे हैं इन लाइन विद यूर रिसर्च इंटरेस्ट है, दैट लाइक देयर कुड बी मैनी आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, बट अगेन मस्ट रिलेटेड विद योर रिसर्च। आपने बताना है कि वाई आई एम, अब मेरा एक दोस्त है और लाइक मे बी उसको कोई ज़बान भी शायद आती थी, और उसने पूछा कि आप उस मुल्क में क्यों नहीं जाते, आपको तो वहाँ की लैंग्वेज भी आती थी सेम, जिस तरह मुझसे पूछ लिया था, तो आप जापान क्यों होना चाहते हैं? तो यू मस्ट हैव सम सॉलिड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। और अब लाइक मेरी ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग थी, तो मुझे पता था कि मैं क्यों जा रहा हूँ यहाँ पे, मेरी क्या लिंक्स हैं मेरे प्रोफेसर के साथ, मेरी यूनिवर्सिटी के साथ,
क्या वहाँ पे ऐसी रिसर्च हो रही है जो मेरी रिसर्च को आपस में जो है वो इनलाइन कर रही है। इस तरह आपके पास भी आंसर्स होंगे, लाजमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपने इग्नोर नहीं करना इन सवालों को। ये सवाल आपके इनिशियल स्क्रूटनी और शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर बहुत मैटर करेंगे। तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब जब आप जापान जाएंगे तो आप पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होंगे, और जब आप वापस आएंगे तो आप जापान के एम्बेसडर्स होंगे। अब जापान के अंदर जापानीज लाइक दे डोंट नो मच अबाउट पाकिस्तान, तो आप वहाँ पे पाकिस्तान के फूड्स के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। तो जिस तरह हम अक्सर बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ या जापानीज दोस्तों के साथ हम बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। जापान में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, आपने देखा होगा शायद होकाइडो के फेस्टिवल्स हैं या ओवरऑल जापानीज़ के उनके बहुत ज़्यादा त्यौहार जिसे हम कहते हैं होते रहते हैं। वहाँ पे आप जाते हैं, आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, तो आप बताएंगे कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, मैं पाकिस्तान कल्चर के बारे में, फूड के बारे में, इवन पाकिस्तान के सॉन्ग्स के बारे में बताऊँगा, पाकिस्तानी लोग कैसे इनके बारे में बताऊँगा। और जब मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा तो मैं वहाँ के लोगों के बारे में जो चीज़ें लेके आऊँगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर आप जापान जब सेलेक्ट होकर जाएंगे, यू विल लर्न मैनी थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। जो आपकी स्टडीज़ हैं ये तो होती रहेंगी, इसके साथ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपकी लाइफ टाइम इंपॉर्टेंस आपके लिए रखेंगी और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो एक चेंज लेकर आएंगी। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी मेंशन करना है कि ये आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। अब मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं इंटरव्यू के दरमियान इनको मजीद शायद थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लूँगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 21वें सेक्शन के अंदर लैंग्वेज एबिलिटी है, जो अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि जी ज़बान जो है, अब सबसे पहले उन्होंने जापानीज़ पूछी है तो मुझे कुछ नहीं आता था, अभी मुझे बहुत नहीं आती लेकिन कुछ लफ्ज़ आते हैं। उस वक्त मैंने, अब यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं, 3, 2, 1, 0, एक्सीलेंट, गुड, फेयर एंड पुअर। तो जापानीज़ मेरी पुअर थी तो मैंने आई ऑप्ट 0, 0, 0, रीडिंग भी 0, राइटिंग भी 0, स्पीकिंग भी 0, लिसनिंग भी 0। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे सोचते हैं कि यार मैंने अगर जापानी न लिखी और कुछ भी नहीं होता, दे नो एवरीथिंग, कि जो बंदा अब आ रहा है तो उसे जापानीज़ नहीं आती होगी, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। इंग्लिश भी मुझे याद है मैंने शायद एक्सीलेंट ऑप्ट नहीं किया था, एक्सीलेंट बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, तो मे भी मैंने शायद गुड ऑप्ट किया था। तो आप पे है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी एक्सीलेंट हो, तो ये चीज़ें वो आपकी चेक कर लेंगे। अगर आपने यहाँ एक्सीलेंट लिखा है तो आपका वहाँ पे थोड़ा सा ये उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा भी होगा, जब आपसे वो पूछ भी रहे होंगे। आपने यहाँ अगर राइटिंग या स्पीकिंग एक्सीलेंट लिखी है और वहाँ पे आप स्पीकिंग में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, तो ये भी चीज़ आपकी पॉइंट आउट की जा सकती है। सो बेटर इज़ कि जो आपकी है ओरिजिनल रहे, उनके साथ मैंने पहले भी बताया है। अदर्स में अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है, शायद मैंने बताया मुझे शायद चाइनीज़ आती थी तो मैंने चाइनीज़ लिखा था, और मैंने मे भी लिख दिया होगा फेयर या जो भी मुझे आती थी उस वक्त। और इसके बाद सेल्फ रेट करनी है आपने, इसमें कोई उन्होंने आपसे नहीं पूछा होगा। इसके बाद आपकी जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, GLPT, जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इनके 5 लेवल होते हैं, N1 to N5। N1 इज़ अ वेरी एडवांस्ड एंड अ नेटिव लेवल, एंड N5 इज़ अ वेरी बेसिक लेवल। तो अगर आपकी है तो N लेवल में लिख दें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप लिख दें कि आपको नहीं आती तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, यू आर नॉट एप्लीकेबल कर दें आप। 23वें सेक्शन में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन है। अगेन शायद मैं बताना भूल गया था, आइट्स और टॉफल रिक्वायर्ड नहीं होते इसके अंदर। तो अगर आपने दिए हुए हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है, अगर नहीं दिए हुए तो अदर्स में आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी डिपार्टमेंट, जिस तरह हमारा ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट अक्सर ये इशू करता है, आप चेक करें आपकी यूनिवर्सिटी कंसर्न में कौन सा डिपार्टमेंट है जो इशू करता है, उस डिपार्टमेंट से आप लेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, और इस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और इसको आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, जो मैं एंड पे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपने सेंड करने हैं अभी जब आप अप्लाई करने जा रहे होंगे। तो मेरा भी आइट्स टॉफल नहीं था और मैंने अदर्स में जाके लिख दिया था। 24 में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर आपने ऊपर मैरिड लिखा है तो अगर आपके कोई जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं जिनको आप साथ लेके जाएंगे, जिसमें आपकी स्पाउस हो सकती हैं, आपकी बीवी हो सकती है या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और अगर आपके कोई बच्चे हैं तो यहाँ पे अभी आप नाम लिखेंगे, अभी आप लेके जा नहीं जा सकते, उन्होंने यहाँ मेंशन भी कर दिया, क्योंकि अभी आप जाएंगे, आप चेक करेंगे, रेजिडेंस देखेंगे, खर्च देखेंगे, और वहाँ पे आप COE के लिए अप्लाई करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी से हम कहते हैं। जापानीज़ में अगर आप इन होना चाहते हैं जापान के अंदर तो आपको COE लेना पड़ता है, तो वो COE तकरीबन 3 मंथ का प्रोसेस होता है। तो अक्सर आप यहाँ पे अकेले जाते हैं, वहाँ पर जाके आप अपना प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और फिर आपकी फैमिली पाकिस्तान से वहाँ पहुँच जाती है। तो यहाँ पर अगर आप डिटेल देना चाहें आप बाद में भी दे सकते हैं, अभी भी आप दे सकते हैं। सो यहाँ पे सिंपल आपने उनका नाम, आपके साथ रिलेशनशिप, उसकी एज और नेशनलिटी क्या है। 25 में आपने कॉन्टैक्ट पर्सन देना है जिनसे इमरजेंसी में अगर इफ़ दे वांट टू कॉन्टैक्ट सो दे कैन। जिस तरह मैंने अपने भाई का नंबर यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे जो है आप डिटेल अपने कॉन्टैक्ट, जैसा मैंने अपने भाई का दिया हुआ आप भी देते रहते होंगे ऑलरेडी, हम यूनिवर्सिटीज़ में भी देते हैं, उनका एड्रेस वगैरह देंगे। इसके बाद 26 में अगर आपने पास्ट विजिट्स किए हैं कुछ जापान के, तो आपने रिसेंट विजिट जो 2 किए हैं उनका आपका पर्पज़ क्या था, क्यों गए थे,
फ्रॉम टू आप देंगे। इसके बाद जो है लास्ट हम एंड करते हैं, आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट ऑल द कंडीशन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन गाइडलाइंस फॉर जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर फिजिकल ईयर 2020 एंड अपॉन कन्फर्मेशन ऑफ माई क्वालिफिकेशन। मैंने किया है। अब आप यहाँ इससे प्रिंट आउट लेंगे इसका, क्योंकि आपने कंप्यूटर में फिल किया होगा। यहाँ पे आपने खुद से हैंड रिटन सिग्नेचर करने हैं और एंड पे तो यहाँ पे जो है आप इसको प्रिंट आउट करेंगे और साइन करेंगे और यहाँ पे आप उस डे की डेट डाल देंगे, 2020 हो जाएगा, मंथ जो भी आपका होगा जिससे मैंने बताया है, और डे डाल देंगे। तो ये था हमारा पहला व्लॉग जो कि मैक्स एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू था। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हम इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ जो हैं रिलेटेड टू स्कॉलरशिप्स इन जापान, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन जापान, जापान के कल्चर के बारे में और डिफरेंट कंट्रीज़ में जब हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो उनके भी आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट जो है व्लॉग उसके अंदर मैं कंप्लीट आपके साथ इस व्लॉग इसको करूँगा, प्रोसेस को हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्योंकि ये व्लॉग लंबा हो चुका है तो अभी मैं ये वाला पार्ट भी जो है इसमें स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं आपको जो है वो मार्कशीट के ऊपर बात करूँगा क्विकली, और इसके बाद जो है हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोज़ल के ऊपर, और इसके बाद जो है हम बात करेंगे टेस्ट के ऊपर और इंटरव्यू, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो भी हमारा एक इंशाल्लाह 40 to 50 मिनट का व्लॉग होगा। इसको हम कंप्लीट करेंगे और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अप्लाई करें इसके अंदर। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें और इंशाल्लाह ये आपकी एक लाइफ टाइम जो है अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएगी। और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सब आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।